ये कहानी है एक छोटे से गांव पलमपुर की। उस गांव में एक छोटी सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि कई साल पहले उसके माँ बाप की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। चाची की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम अनुष्का था। चाची अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसके सारे ख्वाहिशें भी पूरी करती थी। लेकिन असल में सिंड्रेला की चाची एक बहुत ही घमंडी और मतलबी औरत थी। वो बेचारी सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती थी और कोई गलती होने पर उसे बहुत मारती थी। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का बिल्कुल भी अपनी माँ की तरह नहीं थी। वो अपनी बहन सिंड्रेला से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सिंड्रेला, अरे ओ सिंड्रेला, कहाँ मर गई मनहूस? तूने अभी तक बर्तन नहीं धुले क्या? और देख, बारिश भी होने वाली है, जरा कपड़े तो लेकर आ बाहर से। सुना नहीं क्या तूने? अरे जल्दी आ चुड़ैल। तभी सिंड्रेला हाथ में जूस का गिलास लेकर वहाँ पर आती है। अरे चाची जी, मैं तो आपके लिए फ्रेश जूस बना रही थी। मैं अभी कपड़े उतार कर ले आती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और गार्डन से सारे कपड़े उतार लेती है। फिर सभी कपड़े उतार कर घर में ले आती है और मन ही मन सोचती है, एक काम करती हूँ, चाची जी के सारे कपड़ों को समेट कर उनको अलमारी में रख देती हूँ, वरना चाची जी मेरी पिटाई करेंगी अगर मैंने उनके कपड़ों की तह नहीं बना कर रखी तो। फिर थोड़ी ही देर में अनुष्का स्कूल से घर वापस आ जाती है, जिस पर चाची उससे कहती है, अरे मेरी बिटिया रानी, आ गई तुम। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, ये लो। आज मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, सोचा हम दोनों के लिए गर्मा गर्म जलेबी बना दूं। चल बेटा, फटाफट से खा ले, वरना अभी वो चुड़ैल आ जाएगी। इसके बाद अनुष्का खुशी खुशी बैठकर गर्मा गर्म जलेबी खाने लगती है। लेकिन इतनी ही देर में सिंड्रेला भी वहाँ पर आ जाती है और चाची से कहती है, चाची जी, जलेबी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चाची, थोड़ी सी जलेबी मुझे भी दे दो ना, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख भी बहुत टेस्टी लगी है। सुबह से काम करते करते मैं भी बहुत थक गई हूँ। प्लीज चाची, मुझे भी थोड़ी सी जलेबी दे दो ना। अच्छा, तो तुझे जलेबी खानी है तो पहले घर की पूरी साफ सफाई कर। चाची जी, मैंने तो साफ सफाई पहले ही कर दी है, खाना भी पका दिया है, कपड़े और बर्तन भी धो दिए हैं, सारे काम कर दिए चाची जी। ये सुनकर चाची को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं टेबल पर पानी का एक गिलास रखा था। चाची जी वो गिलास उठा लेती हैं और जानबूझकर वो पानी जमीन पर गिरा देती हैं। अच्छा, तो तूने साफ सफाई कर दी है, तो यहाँ पानी कैसे गिरा दिख रहा है? अब जल्दी से जाकर दोबारा से पोछा मार। काम तो कुछ करती नहीं है और जब देखो खाने के लिए चाहिए होता है। अरे अपने माँ बाप के साथ तू भी मर जाती तो अच्छा होता। ये सब सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख होता है और सिंड्रेला फिर से पूरे घर में पोछा लगा देती है। सिंड्रेला चाची के पास जाकर कहती है, चाची जी, अब तो मैंने फिर से पूरे घर में पोछा लगा दिया है, घर की साफ सफाई फिर से कर दी। अब तो मुझे जलेबी दे दो, मुझे कमजोरी से चक्कर आ रही है चाची जी। अच्छा बेटा, रुक जा, मैं तेरे लिए अभी जलेबी ला कर देती हूँ। ये सुनकर सिंड्रेला थोड़ी खुश हो गई, लेकिन तभी उसकी चाची उसकी खूब पिटाई करने लगती है और उसे जलेबी भी नहीं देती है। ये सब देखकर अनुष्का को बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर चाची सिंड्रेला को ठंड में घर के बाहर खड़ा कर देती है। फिर चाची घर के अंदर वापस आ जाती है। अनुष्का को ये पसंद नहीं आता, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सब आप क्या कर रही हो? सिंड्रेला दीदी के साथ ये सब करना अच्छी बात नहीं है। माँ, अगर वो जलेबी मांग रही है तो उन्हें दे दो ना जलेबी। आखिर हम सब ने भी तो जलेबी खाई है ना। थोड़ी सी जलेबी उन्हें दे देंगी तो क्या हो जाएगा।
आप सिंड्रेला दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हैं माँ? मेरे मन में सिंड्रेला के लिए इतनी नफरत इसलिए है क्योंकि ये इतनी छोटी सी रह गई है। इसकी लंबाई बढ़ ही नहीं रही है। जब से इसके माँ बाप मरे हैं तब से ये इतनी की इतनी ही है। माँ, अगर दीदी की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो इसमें उनकी क्या गलती है? भगवान ने जिसको जैसा बनाया है अच्छा ही बनाया है माँ। ये सब किसी के हाथ में तो नहीं होता है। तू चुप कर। अगर ये लंबी नहीं हुई तो इससे शादी कौन करेगा? हाँ, ये जिंदगी भर मेरे सर पर मोम रगड़ती रहेगी। समझ में आया? इसके मैं इससे नौकरानियों वाले काम करवाती हूँ। समझ में आया कि नहीं? और अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरी भी पिटाई कर दूंगी और तुझसे भी घर का सारा काम करवाऊंगी। ये सुनकर अनुष्का बहुत डर जाती है, इसलिए वो चुपचाप भागकर अपने कमरे में चली जाती है। सिंड्रेला दरवाजे पर खड़ी अनुष्का और चाची की सारी बातें सुन लेती है और आज उसे पता चलता है कि उसकी चाची उससे प्यार क्यों नहीं करती है। फिर सिंड्रेला भूखी प्यासी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बालकनी के पास खड़ी होकर तारों को देखकर रो रही होती है कि तभी सिंड्रेला को एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। इसलिए सिंड्रेला उस टूटे हुए तारे से एक विश मांगती है कि उसे एक परी मिल जाए। अगले दिन सिंड्रेला उठकर घर के सारे काम करती है कि तभी उसकी चाची आकर कहती है, उठ गई महारानी, चल जा और जाकर दुकान से तेल लेकर आ। सिंड्रेला तेल लेने के लिए एक ग्रोसरी शॉप पर जाकर तेल खरीदने के लिए खड़ी हो जाती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी खड़ी थी जो ब्रेड खरीद रही थी। उसके पास पैसे से भरा एक बैग भी था। जैसे ही वो बुढ़िया पैसे देने लगती है कि तभी एक चोर उस बुढ़िया को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और वहाँ से उसके बैग को लेकर भागने लगता है। सिंड्रेला बहुत बहादुर लड़की थी। वो बिना डरे उस चोर के पीछे भागने लगती है और चोर को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है। साथ ही उस बुढ़िया का बैग भी उससे छीन लेती है। इतने में ही वहाँ सभी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग सिंड्रेला की बहादुरी देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी बूढ़ी औरत सिंड्रेला से बोली, बेटी, तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहूँगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि उनकी बेटी कितनी बहादुर है। उसने मेरा बैग बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और न ही उस चोर से डरी। ये सुनकर सिंड्रेला उदास हो जाती है और उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी आप बीती सुनाती है। अरे ओहो, तुम्हारी चाची तुम्हें इतना मारती है, परेशान करती है सिर्फ इसलिए कि तुम हाइट में छोटी हो। तुम फिक्र मत करो, तुम अब उस घर में मत जाना। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बेटी, मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी और तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी लंबाई बढ़ जाएगी। इसके बाद सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर पर चली जाती है। सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत का घर देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उस बूढ़ी औरत का घर बिल्कुल महल जैसा था। दादी, ये घर तो बहुत सुंदर है। आप इस घर में अकेली ही रहती हैं क्या? हाँ बेटी, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, बल्कि मैं परी लोक की रानी परी हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी का रूप धारण कर लेती है और वो परी सिंड्रेला को एक जादुई पैसों का लहंगा देती है। सिंड्रेला, ये एक जादुई पैसों का लहंगा है। ये जादुई पैसों का लहंगा पहनते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनते ही सिंड्रेला उस जादुई पैसों के लहंगे को पहन लेती है और एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उस जादुई लहंगे की वजह से सिंड्रेला की हाइट भी बढ़ जाती है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये सब देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी सिंड्रेला बोलती है, अरे वाह परी जी, मेरी लंबाई तो बढ़ गई। धन्यवाद परी जी, धन्यवाद।
तुम्हें याद है कि तुमने एक टूटे हुए तारे से कुछ मांगा था कि तुम्हें एक परी मिल जाए? मैं वही परी हूँ। तुम्हारी हाइट इस जादुई पैसों के लहंगे की मदद से बढ़ गई है। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी चाची अब तुम्हें कभी भी नहीं मारेंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करेंगी। और हाँ, तुम इस जादुई पैसों के लहंगे से कुछ भी मांग सकती हो। फिर रानी परी अपने परीलोक वापस चली जाती है और सिंड्रेला जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारा सोना लेकर अपने घर चली जाती है। फिर सिंड्रेला अपनी चाची को जादुई पैसों के लहंगे के बारे में सारी बात बताती है। बहुत सारा सोना और सिंड्रेला की लंबाई देखकर उसकी चाची बहुत खुश होती है और सिंड्रेला से हमेशा के लिए बहुत प्यार करने लगती है। लगभग 9 महीने की गरीब गर्भवती सुमित्रा सिलाई मशीन पर भूखी प्यासी कपड़े सिल रही थी। तभी उसकी तीनों बेटियां मोहिनी, वैशाली और निशा स्कूल से घर आ जाती हैं। उन्हें देखकर 4 साल की पीहू कहती है, देखो माँ, पहली दीदी, वैशाली दीदी, निशा दीदी आ गई। अरे आ गई मेरी बच्चियाँ, तुम तीनों को भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। माँ, अब बस, आप ये बाकी के कपड़े बाद में सिल लेना। मैं जानती हूँ आपने भी हमारे स्कूल जाने के बाद सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो थोड़ा सा खा लो ना। सुमित्रा की चारों बेटियों में मोहिनी सबसे ज्यादा समझदार थी। वो अपने घर की गरीब हालत और अपनी गरीब दर्जी माँ के दुख और तकलीफ को अच्छे से समझती थी। सुमित्रा की शादी जगदीश से 12 साल पहले हुई थी, जिससे उसे 4 बेटी मोहिनी, वैशाली, निशा और पीहू हैं। मगर एक बेटे की आस में सुमित्रा 5वीं बार गर्भवती है। माँ, मेरी स्कूल की सारी कॉपी भर गई है, मुझे नई कॉपी चाहिए। वैशाली बेटा, मैंने कल्याणी मौसी के ब्लाउज सिले हैं। उन्होंने कहा है 1-2 दिन में पैसे दे देंगी, तो फिर मैं तेरी कॉपियाँ खरीद दूंगी। माँ, फिर मेरे लिए भी एक जोड़ी मोजे खरीद देना। मेरे स्कूल के मोजे बिल्कुल फट गए हैं, इसलिए मेरी क्लास के सभी बच्चे मेरे फटे मोजे देखकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाती हैं। सुमित्रा का पति 1 नंबर का शराबी था, इसलिए वो दिन भर में जो भी कमाता है वो पैसे पीने के पीछे उड़ा देता है। जगदीश ने कभी अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को समझा ही नहीं, इसलिए सुमित्रा ने घर से ही दर्जी का काम शुरू कर दिया, जिससे बड़ी ही मुश्किलों से उसके घर का खर्चा चल पाता है। अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने के लिए सुमित्रा दिन रात लोगों के कपड़े सिलती है। अरे सुमित्रा, घर पर हो कि नहीं? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे कल्याणी जी, आप? मैंने जो ब्लाउज बनाने के लिए दिया था वो सिल गया क्या सुमित्रा? जी हाँ, आपके दिए ब्लाउज मैंने सिल दिए हैं कल्याणी जी, और तुरपाई भी कर दी है, अच्छे से कर दिया है। फिर भी एक बार आप फिटिंग देख लीजिए। अरे सुमित्रा, तुम्हारे हाथों के सिले गए कपड़ों की फिटिंग क्या ही देखना। मैं तो कहती हूँ जब तुम्हें इतनी बढ़िया सिलाई आती है तो अपनी कोई टेलर की दुकान या फिर बुटीक क्यों नहीं खोल लेती हो? फिर तुम अपनी 5 बेटियों को अच्छा भविष्य भी दे पाओगी। ये सुनकर सुमित्रा उदास मन से कहती है, कल्याणी जी, कौन सी माँ अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर इस दर्जी के काम से मैं बस इतना ही कमा पाती हूँ कि अपनी बेटियों का पेट भर सकूँ। अपनी गरीब दर्जी माँ की ये बातें दरवाजे के बाहर बस्ता लिए खड़ी मोहिनी, वैशाली और निशा सुन लेती हैं। तुम चिंता मत करो माँ, एक दिन हम तुम्हारे सपने को जरूर पूरा कर दिखाएंगे। ये ले सुमित्रा, सिलाई के पैसे। पैसे लेकर गरीब दर्जी सुमित्रा आंसू भरी आँखों से कल्याणी को देखकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी जी। आप नहीं जानती इस वक्त मुझे इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।
सिलाई के बदले मिले पैसों से सुमित्रा अपनी बेटियों के लिए किताब और मोजे खरीद लेती है। वो दिन भर बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना किया करती थी। हे ऊपर वाले, दया करके बस इस बार मुझ गरीब दर्जी माँ को एक बेटा दे देना। ऐसे ही समय बीतता है और सुमित्रा को हर बार की तरह 5वीं बार भी बेटी ही होती है, जिसके लिए उसका पियक्कड़ पति जगदीश उसे बहुत कोसता है। साली तो जैसी औरत पर लानत है लानत। हर बार की तरह इस बार भी तुझे बेटी ही हुई है। अब मैं तुझे और तेरी बेटियों को कमा कर नहीं खिलाने वाला। जिंदगी भर भी आंखें गड़ा गड़ा कर दर्जी का काम करके भी तो इन 5 में से किसी एक के भी दहेज का पैसा नहीं जोड़ पाएगी। जगदीश की ये बातें गरीब सुमित्रा को पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं। समय बीतता है। अब 6 महीने बीत जाते हैं। सुमित्रा लगातार लोगों के कपड़े सिलती है। एक दिन जब उसकी तीनों बेटियां स्कूल जाती हैं, तो स्कूल की प्रिंसिपल ललिता जी एक अनाउंसमेंट करती हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। 2 दिन बाद हमारे स्कूल में क्रिसमस का फेयरवेल सेलिब्रेशन है, जिसका थीम है गॉर्जियस लहंगा। इसलिए उस दिन सभी लड़कियां लहंगा पहन कर आएंगी और जीतने वाले को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पर इनाम में 50, 25 और 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर मोहिनी, वैशाली और निशा आपस में बातें करने लगती हैं। मोहिनी दीदी, अगर हम तीनों ये कंपटीशन जीत गयी, तो वो पैसे हमें मिलेंगे और उससे हम माँ की बुटीक खोलने में मदद कर पाएंगे। ये सुनकर अमीर कल्पना और निधि उन तीनों की गरीबी का मजाक बनाती हैं। अच्छा जी, तो तुम तीनों भीख मंगों को ये लगता है कि ये इनाम तुम जीत जाओगी? फटी चिटी स्कूल ड्रेस पहनकर तो पढ़ने आती हो। तुम्हारी गरीब दर्जी माँ तुम्हें लहंगा कहाँ से दिलवाएंगी? अरे जाओ जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तीनों उदास मन से घर आ जाती हैं और अपनी माँ सुमित्रा को सारी बात बताती हैं। माँ, तुम हमारे लिए एक सुंदर सा लहंगा खरीद दो ना। मेरी बच्चियों, जब तुम्हारी गरीब दर्जी माँ के पास फुटपाथ से कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं इतने महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाऊंगी? ये सुनकर वैशाली और निशा अपनी माँ से नाराज होकर गुस्से में कहती हैं, ठीक है माँ, हम अपना लहंगा खुद ही खरीद कर लाएंगे। चलो वैशाली, हम अपनी ये भरी हुई कॉपी रद्दी वाले को बेच कर आते हैं। हाँ, इससे हमें थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतने में कुछ कॉपियाँ हाथों से छूटकर सुमित्रा के सामने गिर जाती हैं और सुमित्रा कहती है, रुको, तीनों को लहंगा ही चाहिए ना? मैं इन कागज से तुम्हारे लिए लहंगा बना सकती हूँ, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हम आपकी मदद करेंगे ना माँ। फिर तो कागज का लहंगा बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। दीदी, घर पर पैसे आ जाएंगे तो हम भी गरीब से अमीर हो जाएंगे। 4 साल की मासूम पीहू के मुंह से ये सुनकर उसकी तीनों बड़ी बहनों और उसकी दर्जी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो चारों बड़ी सावधानी से साबुत कागज फाड़ फाड़ कर सुमित्रा को देती हैं और वो लहंगा सिलना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में कागज का एक लहंगा तैयार हो जाता है। तभी सुमित्रा हिचकिचाते हुए मोहिनी से पूछती है, मोहिनी, बता बेटी, कैसा सिला है ये कागज का लहंगा? माँ, आपने ये कागज का लहंगा बहुत ही सुंदर सिला है, मगर ये बिल्कुल सादा है। मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर मोहिनी स्टेशनरी शॉप से कुछ रंग बिरंगे गिलीस पेपर खरीद कर लाती है और उनसे फूल बनाकर कागज के लहंगे पर गोंद से चिपका कर उसे सजा देती है। जिसके बाद उस गरीब दर्जी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है।
इसके बाद वो अपनी बाकी की दोनों बेटियों के लिए भी अलग अलग डिजाइन के लहंगे सिलती है, जिसमें से वैशाली के लिए बहुत ही बढ़िया बैकलेस लहंगा सिलती है, तो निशा के लिए कागज से सिंड्रेला लहंगा सिलती है। अगले दिन तीनों सुमित्रा का सिला कागज का लहंगा पहनकर स्कूल जाते हुए अपनी दर्जी माँ के पैर छूती हैं। माँ, अपनी तीनों बेटियों को आशीर्वाद दो माँ। सुमित्रा खुशी भरे दिल से अपनी तीनों बेटियों को रोते हुए आशीर्वाद देती है। तुम्हारी इस गरीब माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्चियों। माँ, आप 11 बजे से पहले मुन्नी और पीहू को लेकर स्कूल में आ जाना, क्योंकि हमारी जीत का इनाम आप ही को तो मिलेगा। अपनी गरीब दर्जी माँ से ये कहते हुए निशा की आंखों में एक बड़ा विश्वास दिखाई दे रहा था। मोहिनी, वैशाली और निशा जब अपनी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा पहनकर स्कूल में पहुँचती हैं, तो स्कूल की लड़कियों से लेकर टीचर्स और प्रिंसिपल भी उनके कागज के खूबसूरत लहंगे को देखते ही रह जाती हैं। तभी कल्पना अंदर ही अंदर उनके कागज के लहंगे को देखकर चिढ़ते हुए उनका मजाक उड़ाती है। क्यों रे मोहिनी, तेरी गरीब दर्जी माँ की औकात इतनी भी नहीं थी क्या कि वो तुम्हारे लिए एक लहंगा सिल सके? रद्दी कागज से लहंगा बना दिया। देख लेना, जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि मेरा लहंगा पूरे 50,000 का है, समझी? थोड़ी ही देर में तीनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि मोहिनी, वैशाली और निशा स्टेज पर आ जाएं। हमारे आज के इस गॉर्जियस लहंगा कंपटीशन के विनर हैं सुमित्रा जी की तीनों बेटियाँ, इसलिए मैं ये पैसे इन्हें देती हूँ। जीत की खुशी में उन गरीब बहनों की आंखों में आंसू भर आते हैं और मोहिनी हिचकते हुए कहती है, मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि मेरी माँ गरीब है, मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जो ऊपर वाली ने हमें उनकी बेटियाँ बनाकर भेजा है। देखो माँ, आपकी तीनों बेटियाँ आपके बनाए कागज के लहंगे पहनकर भी जीत गयी। माँ, अब आपको दिन रात आंखें गड़ाकर थोड़े पैसों में कपड़े नहीं सिलना पड़ेंगे माँ। ये कहते कहते मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है। सुमित्रा आगे आकर उसे गले से लगा लेती है। उन पैसों से सुमित्रा अपना एक बुटीक खोलती है और अपनी बेटियों के लिए सिले कागज के लहंगे के बाद से उसे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं। आज सुमित्रा ने अपने हुनर और मेहनत से अपने और अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। शीलापुर गांव में अनुष्का अपनी मां निर्मला के साथ रहती थी। अनुष्का के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ सालों पहले ही हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद निर्मला ही अपनी बेटी अनुष्का का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए, हरी हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताज़ा है भाई। अच्छा, पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो हैं। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो, और हाँ, ये टमाटर भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। निर्मला अपनी बेटी अनुष्का को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती है, जिससे वो घर खर्च चलाती है। साथ ही अनुष्का की पढ़ाई और कुछ पैसे अनुष्का की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती है। आ गई माँ, चलो अब जल्दी से हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या?
नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी प्यारी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होगी ना माँ। मेहनत नहीं करूँगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूँगी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अनुष्का 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी जानवी की शादी में जाती है, जहां उसका शादी का ब्राइडल लहंगा देखकर अनुष्का हैरान रह जाती है। अरे वाह जानवी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है। पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे। तुम गरीबों के बस की नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लेना अपनी शादी के लिए। जानवी की बात सुनकर अनुष्का बहुत दुखी हो जाती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में जानवी की मौसी मीनू अपने बेटे के साथ आई हुई होती हैं। अनुष्का पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखती ही रहती हैं। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे वरुण के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। वरुण को भी अनुष्का पहली ही नजर में भा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मीनू अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ अनुष्का के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है और हमें अनुष्का पहली नजर में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्का के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देखकर निर्मला खुश हो गई। निर्मला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए अनुष्का के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे इतना महंगा लहंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। शादी के ठीक एक दिन पहले अनुष्का का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये कि दुल्हन का लहंगा ही चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी निर्मला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा? ये बात जब अनुष्का की जेठानी को पता चली तो वो जल्दी से बाजार गयी और अनुष्का के लिए बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर अनुष्का हैरान रह गई। अरे ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब जानवी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें किसी ने बताया कि तुम्हें जानवी का लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। अनुष्का मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ।
अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। फिर अगले दिन जब अनुष्का वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी परी से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसे देख जानवी भी हैरान रह जाती है। अनुष्का को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर निर्मला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से अनुष्का की शादी वरुण से खुशी खुशी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।